बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट किया गया है। और हमारा जो सेमेस्टर था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अ, तकरीबन 2 वीक्स तक आपकी क्लासेस हुई थी। और उसके बाद जो है वो सिलसिला जो था वो मुनक़ता हो गया था। और अब जो है इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने फ़ैसला किया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ये जो वीडियो है ये उसी सिलसिले के अंदर मैं आपके साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे रख दूंगा और यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपके साथ एलएमएस के अंदर शेयर कर दूंगा। मेरा अपना खुद का चैनल है कोड विद फैसल। तो ये वीडियोस जो है ये मैं उस चैनल के ऊपर रख दूंगा। उसके लिए अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपकी वीडियोस पड़ी होंगी। तो आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस चैनल से। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अ, उसके लिए जो है आप यहाँ पे वीडियो के अंदर इस एरिया के अंदर देखेंगे तो सब्सक्राइब का एक बटन बना होगा। ठीक है, आप जस्ट उस बटन को क्लिक कर लें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब हो सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने जो प्रीवियस जब हमारी क्लासेस हुई थी तो उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। कंपाइलर के बारे में पढ़ा था कि कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो देखा था। फिर हम लोगों ने जो है वो एक सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बनाया था और देखा था कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स जो जब भी बनेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। हम लोगों ने जो है सी आउट स्टेटमेंट हमने स्टडी कर ली थी। आउटपुट स्टेटमेंट के कंसोल के ऊपर जो आपकी डॉस विंडो है, ब्लैक स्क्रीन जो जिसको कहते हैं कंसोल विंडो, उस कंसोल विंडो के ऊपर जो है किस तरीके से हम आउटपुट जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कमेंट्स देखे थे, फिर हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था, हमने कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा था। हम लोगों ने डेटा टाइप्स डिफरेंट डिस्कस कर ली थी। और जो वेरिएबल्स हैं उनके नेमिंग रूल्स के वेरिएबल्स को का जब भी हम नाम रखेंगे तो वेरिएबल्स के नाम रखने की क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जिन्होंने जिनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स शेयर कर दूंगा एक्सटर्नल यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस का। तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंडली हम लोग जो ये सारा जो प्रोग्रामिंग करेंगे जिस आईडीई के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कशन हमारी हो चुकी है। तो हम इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम करेंगे जी कोड ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, कोड ब्लॉक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है, उसको रन किस तरीके से करना है। ठीक है, वो सारी जो डिटेल है उसकी जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो जब कोड ब्लॉक्स ओपन होगा तो उसकी कुछ इस किस्म की एक विंडो होगी। आप लोग ने क्या करना है कि एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने पे आपका एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो नया प्रोजेक्ट या तो यहाँ से क्लिक करके आप बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये विंडो नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि आप फाइल मेन्यू पे जाओगे, फाइल मेन्यू पे जाओगे, न्यू के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी प्रोजेक्ट बना सकता हूँ नया और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करके प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
तो आप लोगों ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है और गो का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद जो है दरमियान में एक विंडो और आएगी, आप उसको जस्ट नेक्स्ट कर लें। ठीक है, मेरे पास वो विंडो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी स्किप कर चुका हूँ। यहाँ से सी और सी प्लस प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सी प्लस प्लस को क्लिक कर लें। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो कि आप बना रहे हो, तो इसलिए आप सी प्लस प्लस को क्लिक कर लें और इसके बाद आप नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करेंगे तो हर प्रोजेक्ट का एक टाइटल होता है, हर प्रोजेक्ट का एक टाइटल होता है। आप अपनी मर्जी से जो है प्रोजेक्ट को टाइटल्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को टाइटल देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट टाइम जब आप अपना कोड ब्लॉक्स जब यूज करोगे, ओपन करोगे, तो ये जो एरिया है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से जो है ना एम्प्टी होगा। ठीक है, आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट को आपने किसी मेन फोल्डर के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकूं, अगर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स। तो जो भी नया प्रोजेक्ट बनेगा वो मैं चाहूंगा कि वो इसी फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाए। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि हम अभी बनाने लगे हैं। तो स्टार्ट में ना ये एरिया आपका जो है ना ये एम्प्टी होगा, ये खाली होगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ ये जो बटन है ना इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप उस लोकेशन के ऊपर चले जाएं। मिसाल के तौर पे भाई मेरा फोल्डर तो जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर स्टोर हो सारे के सारे, वो तो डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये एक फोल्डर है कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट्स। आई वांट ऑल माय प्रोजेक्ट्स टू बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। तो मैं इस फोल्डर को जस्ट एक दफा क्लिक कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। ठीक है, और बाकी आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। आप नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलर, कंपाइलर के साथ ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको कहते हैं। आप इसको अगर ओपन कर लें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन विच इज GNU GCC कंपाइलर। ठीक है, आप इसको क्लिक कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। बाकी यहाँ पे किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को ना छेड़ें, किसी में भी हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से फिनिश कर लें। फिनिश करते हुए मैं अगर इस विंडो को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आपका प्रोजेक्ट बन गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से, और जिसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है सोर्सेस। इसके साथ एक प्लस का साइन है, आप इस प्लस के साइन को क्लिक करें तो यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है जिस फाइल का नाम है main.cpp। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भी फाइल हो जिसकी एक्सटेंशन हो CPP, उसमें C++ का कोड पड़ा होता है। तो मैं इस फाइल को डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल आपके सामने एक छोटा सा C++ का एक प्रोग्राम जो है ना उसका एक स्ट्रक्चर सा बन गया है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं यहाँ से सी आउट स्टेटमेंट जो है इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर a, इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा रिजल्ट। ठीक है, मैंने ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जहाँ तक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ताल्लुक है तो हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं C++ के अंदर वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है वो हमारे पास है एडिशन का ऑपरेटर, और जो कि ये प्लस का साइन है। ठीक है, फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर जो कि ये माइनस का साइन है। फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो कि ये स्टेरिक का साइन है। आप शिफ्ट की प्रेस करोगे और जो नंबर 8 है आप उसको प्रेस करोगे तो ये स्टेरिक का साइन जो कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। इसी तरीके से डिवीजन का एक ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, जो कि ये बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का साइन। और फिर एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस का ऑपरेटर। ठीक है, सारे ऑपरेटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। बाकी तो सारे ऑपरेटर सिंपल हैं सिवाय इस मॉडुलस के, वो आप लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया होगा, पहले आप लोगों ने कभी स्टडी भी नहीं किया होगा। तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये प्लस का ऑपरेटर जो होगा इसके राइट हैंड साइड के ऊपर
और इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ वैल्यूज होंगी, इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यूज हो सकती हैं, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, शॉर्ट इंटीजर वगैरह वगैरह। तो ये इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेगा, ऐड करेगा। माइनस का क्या करेगा कि राइट इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी हुई जो वैल्यू होगी उसमें से राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई वैल्यू को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है, जिसको प्रोडक्ट का ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू होगी और इसके राइट हैंड साइड पे भी एक वैल्यू होगी। ये इन दोनों वैल्यूज का आपस में क्या करेगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा। डिवीजन का ऑपरेटर जो है, इसके राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू होगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू होगी। डिवीजन का ऑपरेटर क्या करेगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी हुई वैल्यू को राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई वैल्यू से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और मॉडुलस का ऑपरेटर जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करके देगा आपको रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर, तो 5 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा वो जानने के लिए मुझे मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा 5 मॉडुलस 2, तो ये मुझे क्या करेगा, 5 को जो है वो 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका जितना भी रिमाइंडर आता है आइदर 0 और 1, तो वो मुझे कैलकुलेट करके देगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर का ये काम है। तो आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है, ये तमाम जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये फॉन्ट साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ये फॉन्ट जो है वो छोटा है, तो आप कंट्रोल की जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर है उसको आप प्रेस कर लें और उसके बाद आप जो है माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील होती है, उस स्क्रॉल व्हील को आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, स्क्रॉलिंग अप, तो ये इस तरीके से इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इतना फॉन्ट साइज ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे कि एक नई स्टेटमेंट भी यूज करेंगे जिसको हम सी इन की स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई यूजर को एक मैसेज देते हैं, ठीक है, कि आप जो है ना अपना पहला नंबर इनपुट कर लें, क्योंकि हमने इसी सेम प्रोग्राम के अंदर ये पांचों के पांचों जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉडुलस का, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे इसको जो है वो यूज करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूजर को एक मैसेज दूंगा। मैं यूजर को कहूंगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यूजर को ये मैसेज देने के बाद मैं यहाँ पे एंड लाइन का कैरेक्टर यूज करूंगा। आप लोगों को पता है कि एंड लाइन का कैरेक्टर क्या करता है। एंड लाइन का कैरेक्टर ये करता है कि जो आपकी कमांड विंडो होगी, जो आपकी कंसोल विंडो होगी, कंसोल विंडो के ऊपर एक तो ये प्रिंट कर देगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, और कर्सर को ना नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि यार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो एंटर योर फर्स्ट नंबर और उसके बाद कर्सर जो है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। अच्छा, आपने यूजर को मैसेज तो दे दिया कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, अब यूजर जो होगा वो नंबर कैसे इनपुट करेगा, तो उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है सी इन की स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद आप अपने उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिस वेरिएबल के अंदर आप चाहते हो कि यूजर की वैल्यू जो है ना उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो मैं कहता हूं यार वो वेरिएबल जो है ना वो है नंबर 1, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम है नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1। अच्छा, यूजर जैसे ही कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू जैसे ही लिखेगा और एंटर की प्रेस करेगा तो वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो भाई आपके इस पहले वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू आ गई। अब आपका काम है कि आपने सेकंड आपका ये जो वेरिएबल है इसके अंदर आपने अब अपनी वैल्यू जो है वो पुट करवानी है, लेकिन उससे पहले आपने यूजर को एक मैसेज जरूर देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार \n न्यू लाइन का कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो न्यू लाइन का एक कैरेक्टर आए, नई लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि एंटर योर सेकंड नंबर, और ये लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि एक नया लाइन का कैरेक्टर आ जाए ताकि मैं जो भी नंबर इनपुट करूं ना तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट हो। सी इन इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे, और इनपुट कहां पे लेना है, किस वेरिएबल के अंदर, भाई उसका नाम है नंबर 2। ये कर लेने के बाद अब मेरे पास जब ये 4 स्टेटमेंट जब मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो ये 4 स्टेटमेंट्स, तो मेरे पास जो है नंबर 1 वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी और नंबर 2 वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ।
तो सबसे पहले जो है ना सम का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 क्या करेगा कि ये नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू को और नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में क्या करेगा, ऐड कर देगा। लेकिन ऐड करने के बाद मैं चाहता हूं कि यार इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, इसका जो भी सम आ रहा है, वो किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस पे भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैं यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले नंबर 1 की अंदर पड़ी हुई वैल्यू और नंबर 2 वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू आपस में ऐड होंगी, और ऐड होने के बाद इनका जो रिजल्ट होगा ना, इनका जो भी सम आएगा, वो सम जो है ना वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है जी रिजल्ट। ऑलरेडी ऑलरेडी हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है इस वेरिएबल को यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल का जो सम आया है, जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को मैं स्क्रीन के ऊपर क्या करूंगा, आउटपुट करूंगा। तो आउटपुट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आउटपुट जो है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर नजर आए, न्यू लाइन के ऊपर नजर आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ \n, और फिर मैं यहाँ पे यूजर को आउटपुट में लिखता हूँ कि द सम इज इक्वल टू, ठीक है। और सम जो है नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल का जो सम है वो इस वेरिएबल रिजल्ट में आके स्टोर हुआ है। तो मैं जस्ट इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, तो इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो है मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो आपने सम डिस्प्ले कर दिया। अब जो है हम क्या करते हैं कि नंबर 1 वेरिएबल, ठीक है, इसकी वैल्यू में से हम नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप यूज करोगे ये माइनस का साइन। अच्छा, नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू में से नंबर 2 वेरिएबल की जो भी वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर, वो इसमें से माइनस हो जाएगी। लेकिन माइनस होने के बाद मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनका जो डिफरेंस आया है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, रिजल्ट इसका नाम है। और रिजल्ट वेरिएबल में मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। अच्छा, ये याद रखें कि रिजल्ट वेरिएबल में इस नंबर 1 माइनस नंबर 2 का जो रिजल्ट है, जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है, वो इसके अंदर स्टोर तो हो जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट वेरिएबल को हमने पहले भी यूज किया है। इसके अंदर पहले पड़ा हुआ था नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू और नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू का सम। तो वो सम जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसकी जगह ले लेगा आपका नंबर 1 माइनस नंबर 2, यानी कि इस नंबर और इस नंबर का जो डिफरेंस होगा वो अब इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो प्रीवियस इसकी जो वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे स्टोर थी, वो वैल्यू अब क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो रिजल्ट वेरिएबल में अब डिफरेंस आया है नंबर 1 और नंबर 2 का। तो मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर अब यूजर को बताऊंगा तो सही कि भाई आपका नंबर 1 माइनस नंबर 2 या जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि यार न्यू लाइन का एक कैरेक्टर आ जाए, और यहाँ पे मैं कहता हूं कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, और डिफरेंस किस में पड़ा है, जिस वेरिएबल में पड़ा है उसका नाम रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नंबर का, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो प्रोडक्ट भी सिंपल है, नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है और नंबर 2 वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इनका जो रिजल्ट है वो मैं स्टोर करूंगा इसी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। और इसी तरीके से मैं सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं यूजर को डिस्प्ले करवाऊंगा ऑन द न्यू लाइन, ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे \n यूज किया है। तो मैं यहाँ पे जो आउटपुट दूंगा यूजर को वो मैं लिखूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू,
और प्रोडक्ट किस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, कहाँ पे आके जो है वो स्टोर हुआ है भाई, नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, इसका प्रोडक्ट स्टोर हुआ है रिजल्ट वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्ट रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद जो है डिवीजन देखते हैं, तो डिवीजन भी सिंपल है, नंबर 1, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश नंबर 2, लेकिन डिवीजन होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, वो मैं स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। और फिर उसके बाद मैं इसका जो आंसर आ रहा है, जो क्वोशंट आ रहा है डिवीजन के बाद, वो मैं यूजर को डिस्प्ले भी करवाऊंगा ऑन द न्यू लाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे \n लिखा है। The quotient of two numbers is, ठीक है, या इस तरह कर लेते हैं, इसको मैं चेंज करके इसका आउटपुट मैं लिख देता हूं कुछ इस तरीके से कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू, और रिजल्ट जो है डिवीजन का वो किस में पड़ा है, वो इस वेरिएबल में पड़ा है जिसका नाम रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये रिजल्ट लिख दिया। आखिरी आपका ऑपरेटर वो क्या करेगा कि वो आपके लिए कैलकुलेट करेगा रिमाइंडर, आफ्टर डिवीजन क्या रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपको देगा। तो मैं लिख देता हूं नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, नंबर 1 विल बी डिवाइडेड बाय नंबर 2। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में पड़ा है 10, नंबर 2 में पड़ा है 5, तो 10 विल बी डिवाइडेड बाय 5, आंसर तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये आपको 2 नहीं रिटर्न करके देगा, बल्कि ये आपको रिटर्न करके देगा, ये आपको कैलकुलेट करके देगा कि भाई 10 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको जस्ट एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 में लेट सपोज 10 पड़ा है, नंबर 2 में लेट सपोज 5 पड़ा है, तो 10 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा और उसका जो भी रिमाइंडर बनता है, जो कि उस केस में 0 है, तो ये आपको बेसिकली 0 जो रिमाइंडर होगा ना वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, लेकिन कहाँ रिटर्न करके देगा, उसको आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस वेरिएबल का नाम रिजल्ट है। मैं रिजल्ट लिखता हूँ और इसके बाद मैं इस रिमाइंडर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करता हूँ ऑन द नेक्स्ट लाइन, ऑन द न्यू लाइन। तो \n लिख के यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि द रिमाइंडर इज इक्वल टू, और रिमाइंडर कहाँ पड़ा है, किस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ है जी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। कैलकुलेट होने के बाद रिमाइंडर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ द रिमाइंडर इज इक्वल टू, और रिमाइंडर चूंकि रिजल्ट वेरिएबल में आके पड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएं और सेव फाइल के ऑप्शन को क्लिक कर लें एक दफा। उसके बाद ये जो एरिया है ना, ये कहलाता है टूल बार। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होगा कि जब भी आप अपने किसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो सबसे पहले आप उसको बिल्ड करेंगे। ये बिल्ड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, बिल्ड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है, जब तक बिल्ड का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता ये सारा एरिया आपका डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, अब ये दोबारा से इनेबल हो गया, इसका मतलब ये है कि यार आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड हो चुका है। बिल्ड होने के बाद आप इसको रन करोगे, तो रन करने के लिए आपके पास ये बटन है, रन का बटन, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के फौरन बाद देखें क्या हो रहा है। ये कंसोल विंडो आ रही है और ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी ना, सी आउट स्टेटमेंट, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड एल, तो ये देखें एंटर योर फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ, एंड एल की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला गया, और अब कंप्यूटर आपका जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोग्राम आपका आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी यूजर एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कर देता हूँ 250। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो 250 वैल्यू जो होगी वो इस नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। नंबर 1 वेरिएबल में क्या चला जाएगा, 250। तो मैं एंटर करता हूं, नंबर 1 वेरिएबल के अंदर जो है वो 250 चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपकी ये वाली स्टेटमेंट चल रही है। ठीक है, ये \n आपने लगाया, तो इस \n की वजह से ये जो एंटर योर सेकंड नंबर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये अब नई लाइन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो एंड एल है, एंड एल की वजह से कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला गया। अब यूजर
जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो इस नंबर 2 वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज इनपुट कर लेता हूँ 10, ठीक है, इसको इनपुट किया। जैसे ही इनपुट किया तो सबसे पहले ये आपका नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब नंबर 1 में मैंने क्या इनपुट किया है 250, नंबर 2 में मैंने क्या इनपुट किया है 10, तो 250 प्लस 10, ठीक है, 250 प्लस 10। रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, रिजल्ट वेरिएबल में। सम कहाँ स्टोर हुआ, रिजल्ट वेरिएबल में। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आपको डिस्प्ले कर रहा है द सम इज इक्वल टू 260, द सम इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल में नंबर 1 250, नंबर 2 10, 250 प्लस 10 260, 260 इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल ही की वैल्यू नजर आ रही है 260, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 1 में पड़ा है 250, नंबर 2 में पड़ा है 10, तो 250 माइनस 10 इज 240। रिजल्ट वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ 240, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू। अब रिजल्ट वेरिएबल में क्या पड़ा है 240, क्योंकि 250 नंबर 1 माइनस 10 नंबर 2 की वैल्यू 240 रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हुआ। और अब जो आपको ये जो नजर आ रहा है ना द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 240, वो बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से नजर आ रहा है जो कि आपके सामने है, ये सी आउट स्टेटमेंट। इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखते हैं। भाई इसमें लिखा है नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, ठीक है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। ओके, तो नंबर 1 में पड़ा है 250 और नंबर 2 में पड़ा है 10, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 द रिजल्ट इज 2500, और रिजल्ट स्टोर होगा इस वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल में चूंकि 2500 स्टोर है तो इसलिए ये आपको यहाँ पे 2500 डिस्प्ले करके देगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2500, वो बेसिकली इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से स्क्रीन को जो है वो मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये सब नजर आए। नेक्स्ट यहाँ तक हमारी सारी स्टेटमेंट जो है वो चल गई हैं। नेक्स्ट है जी रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। तो नंबर 1 में तो 250 पड़ा है डिवाइडेड बाय नंबर 2, नंबर 2 में 10 पड़ा है, तो 250 डिवाइडेड बाय 10 द रिजल्ट विल बी 25, और 25 जो है वो आपके इस रिजल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो गया। अब आप कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू विच इज 25 वो आप शो करना चाह रहे हो। तो आपने उसके लिए ये सी आउट स्टेटमेंट लिखी, और इस सी आउट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, इस सी आउट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2। नंबर 1 में पड़ा है 250, नंबर 2 में पड़ा है 10, तो जब भी हम 250 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज 250 इज फुली डिविजिबल बाय 10, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और ये 0 कहाँ स्टोर होगा, इस रिजल्ट वेरिएबल में। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम कहते हैं कि यार आप प्रिंट कर दो कि द रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन रिजल्ट वेरिएबल। तो चूंकि रिजल्ट वेरिएबल में 0 है, लिहाजा यहाँ पे द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है आपको, तो इसको आप जो है वो इग्नोर कर लें। और इसके बाद ये आखिर में स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आप जब भी कोई की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, चूंकि ये हमारी पहली क्लास थी, तो फर्स्ट डे था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उसकी आपको समझ आई होगी। इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को फिर हम डिफरेंट मैथमेटिकल अरिथमेटिक इक्वेशंस के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। इन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को फिर हम कॉम्प्लिकेटेड किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर भी यूज़ करेंगे। ये तो बड़े सिंपल से ऑपरेशंस थे, ठीक है। तो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर के ऊपर तो उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा भी देगा। प्रैक्टिस के अलावा देयर इज़ नो सच अदर थिंग जिससे कि आप C++ सीख सकें।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।